ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल से पूरे देश में ये सवाल लोगों को बहुत झकझोर रहा है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं एक बाढ़ सी आई हुई है, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ये सबसे तेज कहाँ आ रही है। अभी ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि इसका अब अखबारों में भी आया है कि दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए, जो हमारी राजधानी है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार भी है और ये सरकार वोट मांगती है महिला सुरक्षा के नाम पर। ये सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण भी लाने वाले हम हैं, बाकी जितने लोग हैं विपक्ष में वो सब इसके खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है एक कि जहाँ जहाँ पर जो केंद्र में राज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकार है, सबसे ज्यादा बलात्कार, महिला उत्पीड़न की घटनाएं वहीं घट रही हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि जो लोग बलात्कार कर रहे हैं या बलात्कार में लिप्त है, उनको सरकार की तरफ से पूरी की पूरी सुरक्षा मिल रही है। हमने देखा है, चाहे वो जो विधायक था उन्नाव का, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो राम रहीम हो, और आशा राम, आप सोचिए जो आरोपी नहीं है, जो सजा युक्त हैं, उनको लगातार बेल मिल रही है, वो जाकर के प्रवचन कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों का महिमा मंडन होगा, उनको सरकारी मेहमान बना करके राम मंदिर और श्री विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करवाया गया, तो आप क्या लोगों के बीच में संदेश भेज रहे हैं कि बलात्कारी से घृणा नहीं करनी है, बलात्कारी का स्वागत करना है, बलात्कारी का महिमा मंडन करना है, उनका सम्मान करना है। इसलिए ये जो हो रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ से, एक तरफ इसका बहुत बड़ा असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि बलात्कारी होना कोई बुरी बात नहीं है और बलात्कारी तो बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं और उनको बहुत सम्मान भी मिलता है। इससे निश्चित तौर पर ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि इन राज्यों में जो सरकार का प्रशासन है, जो पुलिस है, वो भी पूरी तरह से इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। अभी आपने जोधपुर में देखा कि दो लड़कियों ने, दो बहनें, उन्होंने, चूंकि दोनों के साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और एक महीने पहले जो छोटी बहन है, उसने पुलिस में जा करके रिपोर्ट भी दी थी कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, पुलिस ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। अभी कानपुर जो एक मतलब शहरी जिला है, वहां पर एक महीने में 5 बलात्कार हुए हैं और एक बलात्कार, एक जो नाबालिग लड़की थी, उसके बलात्कार में तो एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर मुख्य आरोपी है। अभी आप देख रहे हैं कि केंद्र के मंत्री हैं और वो मामूली मंत्री नहीं है, वो गृह विभाग के राज्य मंत्री है तेलंगाना के। उनका बेटा एक पॉक्सो केस, मतलब नाबालिग बच्ची के रेप में लिप्त है। बाप एक रथ निकाल रहा था अपने बेटे के समर्थन में और उसकी फोटोज छप रही थी और ये हो रहा था कि नहीं नहीं नहीं, वो आप कैसे कह सकते निर्दोष है? आप गृह मंत्री हैं, आपका काम है महिलाओं की सुरक्षा करना, जो आरोपी है उनको मतलब सजा दिलवाना, लेकिन वो आपका लड़का है तो आप ये सब कुछ कर रहे हो। अभी पता चला है कि वहां तेलंगाना की पुलिस कह रही हमने पकड़ा, लेकिन दरअसल उसने आत्मसमर्पण किया। तो अगर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, इनका ये रवैया होगा बलात्कार जैसे संगीन अपराध के प्रति, तो इसका सुनामी देश में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ दो बातें और मैं कहूंगी। एक तो गरीब विरोध बहुत मजबूत हो रहा है, गरीब का विरोध, और ज्यादातर जो बलात्कार पीड़िताएं होती है वो गरीब होती हैं। और इसके साथ साथ जो दलित जाति के महिला और बच्चियां हैं, उनके साथ होने वाली ये घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, पूरे उत्तर भारत में बढ़ी है और उनको भी न्याय से वंचित रखा जा रहा है। तो ये एक भयानक समस्या है जिस पर महिलाओं को तो चिंतित होना चाहिए, लेकिन पूरे समाज को चिंतित होना चाहिए।
और इस मुद्दे को लेकर के सरकार का विरोध ज्यादा बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बिहार के वो कह रहे हैं कि महिलाएं लड़कियां निकल क्यों रही हैं? वो तो वो शिक्षा मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा की जरूरत ही नहीं है, और ये ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि लड़कियां और औरतें घर से न निकल पाए, क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं, ये घनघोर मनुवादी हैं, ये महिलाओं के अधिकारों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए इनके मंत्री, शिक्षा मंत्री कहे कि लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि वास्तव में एक तरफ तो स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्राइवेट शिक्षा है वो इतनी महंगी हो रही है कि वास्तव में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो अवसर है वो बहुत कम हो रहे हैं और लड़कियों का दाखिला भी कम हो रहा है। क्या देश में ऐसा माहौल, ऐसी विचार पैदा कर दिया गया महिलाओं के विरोध में, महिलाओं को कमजोर आसान टारगेट बना दिया गया? देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहीं भी आप देखेंगे किसी भी समाज में जब दक्षिणपंथी विचारधारा फैलती है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के अधिकारों का विरोध होता है, महिलाओं को दबाने की सोच होती है। आज आप देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई महिला अपने पति को मार देती है तो वो इतना मीडिया पर एकदम छा जाता है जैसे कि रोज यही हो रहा है। लेकिन जो ये घटना हुई, जैसे ये बस में, या इससे भी ज्यादा जो विभत्स घटनाएं होती है, इनको फिर प्रेस में बहुत छोटी जगह मिलती है। तो इससे एक माहौल बनाया जा रहा है कि औरतों की सुरक्षा की कोई समस्या है नहीं, बल्कि औरतें ही अब पुरुषों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। ये एक दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी विचारधारा का बहुत बड़ा पहलू है। बड़ी पहल देश में की जा रही है, बड़ा जोश। मैंने कहा ना, मनोवादी सोच तो यही है। मनोवादी सोच के हिसाब से महिलाओं को बिल्कुल संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता है कि इनको जितना नियंत्रण में रखो उतना अच्छा है। लेकिन एक तो महिलाओं को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने बारे में फैसला लें, और दूसरी बात, इतनी महंगाई है, इतनी गरीबी है और इतनी महिलाएं खुद पूरे घर का खर्च चला रही हैं, तो इसके बारे में कोई नहीं कुछ बोल रहा है। वो घर के अंदर भी सारा काम करती हैं और घर के बाहर भी पूरा काम करती हैं। और अब जाकर के चंद्रबाबू जैसे मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि तीसरे बच्चे पर तुमको हम 30,000 रुपए देंगे और चौथे बच्चे पर 40,000। तो परिवार नियोजन और आबादी की बात तो छोड़ दीजिए, ये महिलाओं के बारे में क्या सोच दर्शाता है कि वो केवल बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री है और उनके लिए आप स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान नहीं करेंगे, उनके लिए आप पौष्टिक आहार का नहीं करेंगे और आप कहेंगे बच्चे पैदा करो, ये तुम्हारा फर्ज है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे कई घरों में वैसे भी जो बहुएं हैं वो बहुत ही नियंत्रण में रहती है। अब ये होगा कि 30,000 लाओ, 40,000 लाओ, बच्चा पैदा करो, मतलब एक और टॉर्चर का कारण घर के अंदर, परिवार के अंदर बहुओं के लिए चंद्रबाबू नायडू तैयार कर रहे हैं। तो वो भी एनडीए का ही हिस्सा है, वो भी अब मनुवादी सोच के और ज्यादा करीब आ गए हैं। तो ये चीजें इतना ज्यादा बढ़ रही हैं और इतना ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के भविष्य पर इसका जो दुष्परिणाम है वो सब बहुत सफाई के साथ देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप सिस्टम को बेहतर जानती हैं, जो मौजूदा हालात है, जिस प्रकार सरकार कह रही है कि देश में संकट है, तबाही, कुछ लोग कह रहे तबाह होने वाला है, कभी कह रहे सोना मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, खाने वाला तेल कम खाइए। देखिए, सरकार सब कुछ कहती है दूसरों के लिए, अपने बारे में कुछ नहीं कहती है, ना अपनी गलतियों के बारे में कहती है, ना वो क्या क्या कुर्बानी देंगे इस संकट के समय में, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आज ये बात सही है कि जो युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ, उससे पूरी दुनिया में तेल को लेकर के एक बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हुई है, हम भी उसके शिकार हैं। लेकिन ये भी तो हमको समझना चाहिए कि जो देश हमारे दोस्त थे, ईरान हमारा दोस्त था, हमको सस्ते दाम पर तेल देता था, रूस हमारा दोस्त था, हमको सस्ते दाम पर तेल देता था, हमने दोनों को बिल्कुल अपना जैसे कि पल्ला झाड़ करके हम अमेरिका के खेमे में कूद पड़े। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल चले गए। इजराइल नरसंहार कर रहा था फिलिस्तीन में, और वहां उन्होंने जाके कहा कि ये तो मेरी पितृभूमि है,
भारत मातृभूमि है और इजराइल पितृभूमि है। तो ये कौन सी भाषा है, ये क्या तरीका है? और उसका नतीजा देखने को मिला कि रूस ने भी कह दिया कि अमेरिका ने जब अनुमति दी हमको, तब रूस ने फिर से तेल हमें कुछ दिया, लेकिन जो पुराने ऊंचे भाव थे उन्हीं पर दिया, यानी जो बाजार का भाव था उस पर दिया। ईरान भी कहता है कि सरकार के लिए नहीं, भारत की जनता हमारे साथ खड़ी होती है तो उसको देख करके हम कुछ आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमारी अपनी नीति क्या है, हमारे देश की नीति क्या है? आप इसको पूरी तरह से बदल रहे हैं, पलट रहे हैं। जो पुराने दोस्त थे उनको आप छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, इजराइल और अमेरिका जैसे देश, आप उनके साथ जाकर के उनके खेमे में खड़े हो रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम तो भारत को भुगतना ही पड़ेगा और हम भोगेंगे। इसीलिए ये जो सरकार है इसकी आदत है हर चीज का नाम बदलने की। सड़कों का नाम बदलो, योजना का नाम बदलो, लेकिन कम से कम हमारे उत्तर भारत में अब प्रधानमंत्री का नाम बदलने का काम लोगों ने किया है कि ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये सरेंडर मोदी है। और उनके ये सरेंडर की नीतियों का हम मतलब मुसीबत भुगत रहे हैं। कुछ दिन बाद गैस का सिलेंडर और महंगा होने वाला है, मेरे ख्याल से 1000 रुपए के आसपास उसका दाम पहुंच गया है, मिल भी नहीं रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों का काम बंद हो रहा है। ये होटल और ढाबे, इनके ऊपर आफत आई है। और एक देश जिसमें इतनी बेरोजगारी है उसमें और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन सीजीआई का भी कहना है कि कॉकरोच और परजीवी बता दिया है जो बेरोजगारी हो। अब वो तो जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका नजरिया अलग है, और जो लोग सड़क पर नौकरी ढूंढ रहे हैं उनका नजरिया अलग है। ये बहुत दुख की बात है कि 20 साल पहले, 30 साल पहले सुप्रीम कोर्ट हमेशा गरीबों के पक्ष में बात करने की कोशिश करती थी, लोगों के अधिकारों के बारे में बात करती थी। लेकिन जैसे जमाना बदला है वैसे उनकी वाणी भी बदल गई है और उन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की बेरोजगार लोगों के लिए। अब वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ वकीलों के लिए। आप किसी के लिए क्यों इस तरह की भाषा? ये भाषा शोभा नहीं देती है। लोग बेरोजगार हैं, कितनी पीड़ा के वो शिकार हैं। इसके प्रति अगर हमारे अंदर हमदर्दी नहीं होगी और हम उनको कीड़ा मकोड़ा कहेंगे तो इसका मतलब इनको कुचल दिया जाना चाहिए। इनके लिए कोई भी योजना बनाई नहीं।